प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बातों बातों में मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हम उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में। स्वप्न जरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया वो बार देखते रहे। स्वप्न जरे फूल से, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई। पाँव जब तलक उठे कि राहत निगल गई। पात पात झर गई कि शाख शाख जल गई। फांस तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन चली, छंद हो दफन चली। साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन चली। और हम झुकी झुकी मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। कारवां गुजर गया वो बार देखते रहे। स्वप्न जरे फूल से। वाह नीरज जी, बहुत अच्छे, बहुत खूब। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज बातों बातों में की महफिल में हमारे मेहमान हैं हिंदुस्तान के लोकप्रिय कवि और फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार नीरज जी। जब हम नीरज जी से मुलाकात करने आ रहे थे तो ये सोच रहे थे कि किस तरह से ऊपर वाला चंद एक गिने चुने व्यक्तियों पर हसीन मेहरबानियां कर देता है। वो उन्हें खास कला, हुनर और फन बख्श देता है कि और लाखों लोग उनकी कला, उनके व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत के दीवाने हो जाते हैं। आइए आज आप भी इस दीवानगी में शामिल हो जाइए। नीरज जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपको इस बात का एहसास कब हुआ कि ऊपर वाले की मेहरबानी आप पर है फन और कला के मामले में? भाई विपिन जी, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ इटावा जी, वो संतों की जमीन रही और वहां पर आध्यात्मिकता वहां की मिट्टी में घुली मिली। बचपन में न जाने कौन सी शक्ति मुझे ईश्वर ने दी थी। मैं जब गाता था अपने घर के छज्जे पर खड़े होकर के, तो दरवाजे लोगों की भीड़ लग जाया करती थी। और मेरा बाल मन ये सोचने लगा था कि शायद ये ईश्वर की प्रतिभा, ईश्वर ने किसी कारण से मुझे प्रतिभा दी है और शायद उसका कभी मैं उपयोग कर सकूं। लेकिन जीवन की दौड़ धूप में मैं गायक तो नहीं बन सका, लेकिन कवि जरूर बन गया। जी नीरज जी, आपने अपनी पहली कविता कब लिखी और कहाँ लिखी? मैंने पहली कविता 1941 में लिखी, जब मैं 8वीं में 9वीं क्लास में पढ़ता था। अपनी बुआ के पास रहता था और बचपन में चूंकि मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी और मुझे पढ़ाने लिखाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं अपने बुआ के पास पढ़ने के लिए एटा चला गया था। वहीं मेरी कविता की शुरुआत। तो किसने प्रेरित किया आपको कविता लिखने के लिए? एक बार मैंने स्वर्गीय बलबीर सिंह रंग को एक कवि सम्मेलन में सुना था और उनकी कविता सुनकर मुझे भी लगा था कि मैं भी कवि बन सकता हूँ जी। और उनकी उस अप्रत्यक्ष प्रेरणा से मैंने कविता लिखना आरंभ किया। पहली कविता आपने कौन सी लिखी? मेरा पहला गीत था, मुझको जीवन आधार नहीं मिलता है, आशाओं का संसार नहीं मिलता है। भवसागर में लहरों के आंदोलन से मैं टकराता फिरता तट के कणकण से, पर मुझे डुबाकर गर्क कहीं जो कर दे, ऐसा भी तो मझधार नहीं मिलता है, मुझको जीवन आधार नहीं मिलता है। ये मेरा पहला गीत था और मुझे याद तो है नहीं पूरा गीत वो। जी, वाह नीरज जी, बहुत खूब।
दाद देनी पड़ेगी आपकी याददाश्त की। आपको आज तक की कविता याद? क्या उम्र होगी जब आपने ये पहली कविता लिखी? मैं उस समय 17 वर्ष का था। अच्छा, तो पहली बार आपने कवि सम्मेलन कब अटेंड किया? वैसे तो विपिन जी, स्कूल में एक आध बार मैंने भाग लिया, लेकिन सही मानियों में मैंने पहला कवि सम्मेलन दिल्ली में अटेंड किया था। अच्छा। और वो भी एक संयोग मात्र था, बड़ा विचित्र संयोग था। मैं यहाँ सन 42 में नौकरी करने के लिए आया था, सप्लाई डिपार्टमेंट में सर्विस करता था। तो मैंने अखबार में एक दिन पढ़ा कि आर कुमार सभा का कोई कवि सम्मेलन पहाड़ी में होने वाला है। मैं ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा और वहां जाकर मैंने संयोजक की तलाश की। उनसे कहा कि भाई मैं भी कवि हूँ, मेरी भी कविता एक आध पढ़वा दीजिए। तो पहले तो मैं बड़ी आनाकानी की, लेकिन जब मैं उनके पीछे ही पड़ गया तो मैं कहा अच्छा आपको पढ़वा देंगे, लेकिन आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। मैंने हाँ भर दी और उन्होंने पहले ही मुझे पढ़ने के लिए कवि से खड़ा कर दिया। लेकिन मेरा तो कंठ बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मधुर था, उसमें बांधने की शक्ति थी जी। जब मैंने एक गीत पढ़ा तो जनता ने फरमाइश की, दूसरे की, फिर तीसरे की। अब 2-3 गीत मैंने तब तक लिखे थे तो खत्म हो गए, लेकिन जनता फरमाइश कर रही। तो मैंने क्या किया, मेरी माँ ने बचपन मुझे कुछ भजन सुनाए थे, वो भजन मैं सुनाने लगा और उस पर प्रसन्न होकर के किसी एक महाशय ने मुझे 5 रुपया पुरस्कार दिया, जो ज़माने बहुत बड़ी बात है। ज़माने बहुत बड़ी चीज थी और मेरे लिए बहुत ही सहायता थी। तो कितनी देर तक आप पढ़ते रहे? लगभग घंटे भर मैंने अच्छा। अकेले कविता पाठ किया। उसका फल ये हुआ कि वहां पर और बड़े बड़े कवि थे, फिर उनको जनता ने ठीक ढंग से बाद में सुना ही नहीं, बार बार मेरी फरमाइश करते रहे। आखिर मुझे कहना पड़ा कि भाई साहब मेरे पास अब कविता सुनाने की नहीं। नीरज जी, अपने बचपन का कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा मजेदार हादसा हमें बताइए जो आपको कभी ना भूला हो। मेरे जीवन में तो बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन एक विशिष्ट घटना है जिसको मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। हुआ ये कि एक बार मैं एक दूसरा शो फिल्म का देख करके आ रहा था, इटावी मुस्तैद रहता था और रोशनी सड़कों पर हुआ नहीं करती थी, म्यूनिसिपल बोर्ड की अंधी लाइटें जला करती थी। तो अकेला मैं चला रहा था, आवारा किस्म का आदमी, न किसी कोई साथ और न कोई संगी, तो डर भी लग रहा था मन में। तो डर में गुनगुनाता हुआ गाता गाता चला जा रहा था कि अपनी गली की ओर मुड़ा तो मुड़ते हुए जल्दी में एक बुढ़िया से टकराया। अच्छा। बुढ़िया से जब टकराया तो बुढ़िया मेरी ओर देखा, बोला मुझसे क्यों टकराता है, तुझे तो अभी बहुत दिनों जीना। जब उसने ये वाक्य कहा तो मैं सोच करके चौंका कि इसके इस दूसरे वाक्य क्या मतलब है। और ये देखने के लिए मैं कोने पर एक जगह खड़ा हो गया कि कहाँ जा रही बुढ़िया। तो बुढ़िया मेरी गली में एक मकान में उसने कदम रखा। जैसे ही उसने मकान में प्रवेश किया वैसे ही मकान के भीतर से बड़ी जोर से रोने की आवाज आई, जैसे कोई आदमी मर गया। मैं भी गया उस मकान में जाकर देखा तो मैंने देखा कि एक मरे हुए आदमी को लोग 4 पाई पर से नीचे उतार रहे थे, लेकिन वो बुढ़िया वहां पर कहीं नहीं मुझे दिखाई दी। मैं समझता हूँ मृत्यु से वो मेरा पहला साक्षात्कार था और मृत्यु ने ही मुझे आशीर्वाद दिया था कि तुझे अभी तो बहुत दिनों जीना जी। और सचमुच में जिया। कितनी मुसीबतों में, कितनी घटनाएं ऐसे भयानक इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुए कि शायद बच नहीं सकता था आदमी, लेकिन मैं उन इंसिडेंट से भी बचा। शायद उस मौत का दिया हुआ उस बुढ़िया का आशीर्वाद। माफ कीजिएगा नीरज जी, आपको जिंदगी में शोहरत और मकबूलियत और दौलत हर चीज हासिल हुई, तो फिर किस बात की पीड़ा? आप शोहरत भी मिली, दौलत भी मिली, यश भी मिला, प्यार भी मिला, लेकिन इन सब के बीच में भी अगर आदमी गहराई से सोचता है तो आत्मा के स्तर पर वो कहीं अकेला होता है। ये अकेलेपन की भावना सब समृद्धि के सुख के बीच में मुझे सालती रही है। और मैं लिखा बार बार कहा, चाहे हो दिवाली होली, चाहे लगे मेरे, आए हम अकेले यहाँ जाएंगे अकेले। दूसरा लगा, हम पत्ते तूफान के, हम किसको क्या दे ले, हम तो बंजारे वीरान के, ऊपर उठते नीचे गिरते, आधी संग भटकते फिरते, जिस पर लंगर नहीं मुसाफिर, हम ऐसे जलियान के। हम तो उस शिप पर चल रहे हैं, उस नौका पर चल रहे हैं जिस पर की कोई लंगर नहीं है, कोई साथी नहीं है, कोई पथवार नहीं है, कोई खिवैया नहीं है। अकेला ही आया हूँ, अकेला ही। वाह नीरज जी, जहाँ एक तरफ आपकी कविताओं में भावुकता झलकती है, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि आप रोमानी तबीयत के व्यक्ति। क्या ये सच? वाह भाई वाह विपिन जी, क्या कहने आप, क्या सवाल आपने पूछा है। अरे भाई, ये सवाल आपको इतने लाखों करोड़ों दर्शकों के सामने नहीं पूछना चाहिए था। ये सवाल आपको मेरे कान में चुपके से पूछना चाहिए था, लेकिन आपने जब पूछ ही लिया है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
कवि और कलाकार जो रूमानी नहीं है वो न तो कवि हो सकता है न कलाकार हो सकता है। रूमानियत कुछ नहीं है बल्कि एक सौंदर्य और प्रेम के लिए अदम्य प्यास का नाम रूमानियत है। मेरा जीवन भी रूमानी रहा है, लेकिन मैं ये कहना इसलिए नहीं चाहता था कि इतने दर्शकों के बीच में मेरी बीवी बैठी है जी। अगर उसने कहीं ये सुन लिया कि मैं रूमानी हूं तो शायद घर पहुंचते ही झगड़ा शुरू हो जाए। इसलिए मैं आपसे संकोच रखते हुए भी कह रहा हूं कि मैं रूमानी हूं और मैंने अपने बारे में कहा भी है, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेंगी आपको सदियां हमें भुलाने में। वाह वाह। आज भी उसके लिए होती है पागल कलियां, कोई तो बात है नीरज के गुनगुनाने। बहुत अच्छे। तो मैंने तो अपने बारे में कह दिया, उस क्वेश्चन को पूछना क्या था। कभी कभी नीरज जी आपको बुरा नहीं लगता है कि आप कवि सम्मेलन में जाते हैं और एक सेट अमाउंट तय किया जाता है और आपको बताया जाता है कि साहब आप इतनी देर कविता पढ़ेंगे, तो अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र को तय करने के बाद कभी कभी आपको ये नहीं लगता कि ये आपके साथ ज्यादती हो रही? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कभी सम्मेलन के अमाउंट तय किया जाता और निश्चित किया जाता, इतना समय पड़ना है। वो तो प्रेम के कारण लोग भेंट करते हैं, जो कुछ वो हम स्नेह पूर्वक ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या है कि कभी कभी जब पैसा दिया जाता है हमको कवि सम्मेलन, तो लगता जरूर कि मैं अपनी कविता को बेच रहा हूँ, क्योंकि जिस समय मैंने कविता लिखना शुरू किया था उस समय कोई पैसा नहीं दिया जाता था। लेकिन आज इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जिसमें हम जीवित हैं, कभी को भी जीना की जरूरत है, रोटी की जरूरत है। वो रोटी कहाँ से लाएगा भाई? मेरे पास कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई मैं पैसे वाला आदमी नहीं। लोग जो भेंट कर देते हैं कभी समय में जाने के उपरांत, उसमें अपनी रोटी रोजी को चलती है। इसलिए कभी कभी मन विद्रोह तो करता है, लेकिन जीवन की जो आवश्यकता है वो विवश कर देती है कि उस पैसे को ग्रहण कर लो, और कोई खास बात नहीं इसमें। और न मुझसे कभी ये तय किया गया कि साहब इतना समय आपको पढ़ना होगा, इतना पैसा दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। प्रेम पूर्वक सब लोग देते, भेंट करते, हम स्वीकार करते। नीरज जी, जहाँ आपकी कविताओं में भावुकता झलकती है, वहीं कभी कभी फ्रस्ट्रेशन का आभास भी होता, तो किस बात की फ्रस्ट्रेशन है जिसे आप अपनी कविताओं में निकालते हैं? फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी में तो फ्रस्ट्रेशन था ही कि बहुत से सपने हमारे टूटे, अधूरे रह गए। लेकिन साथ साथ हमने देखा था कि देश में आज़ादी के बाद एक बड़ा ही सुंदर देश होगा हमारा। आदमी चरित्रनिष्ठ होगा, कर्मनिष्ठ होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, ईमानदार होगा। लेकिन आज़ादी के 40 वर्ष के बाद मैंने देखा कि राजनीतिक ने राजनीति की हत्या की, ज्ञानी ने ज्ञान की हत्या की, साधु ने साधुता की हत्या की, कवि ने कवि की हत्या की, कलाकार ने कला की हत्या की। ये सब देख करके मेरा मन बहुत दुखी हुआ और उस दुख में ही मैंने ये पंक्तियां लिखी थी, शायद आपने सुनी हो जी। बड़ी लोकप्रिय पंक्तियां हैं। अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, तेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई, अब के सावन में जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई। नीरज जी, आप अलीगढ़ से बम्बई जैसी नगरी में और फिल्मी दुनिया में कैसे पहुंच गए? बम्बई के फिल्म में प्रवेश कराने का श्रेय तो स्वर्गीय श्री आर चंद्रा को है, लेकिन बम्बई स्थायी रूप से मुझे बुलाने का श्रेय श्री देवानंद और राज कपूर जी को है। देवानंद जी ने एक बार मेरी कई मुलाकात उनसे हो गई, तब उन्होंने कहा था कि नीरज वी विल वर्क समडे टुगेदर। तो जब उन्होंने प्रेम पुजारी अनाउंस की पिक्चर और स्क्रीन में मैंने पढ़ा उसको, तो मैंने देवानंद को बाय द वे ऐसे ही एक चिट्ठी लिख दी, भाई आपने हमसे प्रॉमिस किया था
कि आप मुझसे गीत लिखवाएंगे। 5-7 दिन बाद देवानंद का पत्र आया, हाथ का लिखा हुआ उन्होंने खुद का, कि भाई नीरज कम आओ। और मैं वहां पर गया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको एस डी बर्मन के साथ टीम अप कराना चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन एस डी बर्मन जो कि बंगाली है, वो हिंदी जानते नहीं, तुमको नहीं जानते हैं, तो तुमको कोई ट्यून कठिन दें तो तुम घबराना नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। तो दूसरे दिन देव साहब मुझे लेकर के गए बर्मन साहब के। तो बर्मन दादा ने विपिन जी मुझे एक ट्यून दी, और ट्यून के साथ और ये शर्त भी लगा दी कि इसमें पहला शब्द मुझे रंगीला चाहिए। अच्छा। अब उस सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें रंगीला शब्द आना बहुत मुश्किल था। शराब का प्याला हाथ में लेकर लड़की गा रही, फिर उन्होंने ये भी कहा देखो मुझे जामो बुलबुल शाह परवाना ये हमारी ट्यून में नहीं चलता, हमारी ट्यून में छोटा छोटा फोक का शब्द चलता है। खैर देव साहब ने मुझको वो डमी उसकी हिंदी बना के दे दी और मुझसे कहा तुम घबराना नीरज, तुम लिखना गीत और नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, और कल मुझे आके पहले दिखाना, सीधा बर्मन साहब के पास मत चलेगा। तो मैंने रात में बैठ करके वो गीत लिखा। लिखने के बाद दूसरे दिन देव साहब को जाके दिखाया तो देव साहब उछल पड़े, बोले वाह नीरज क्या गीत लिखा है। और वो गीत आप लोगों ने भी सुना हुआ, हिट हुआ था प्रेम पुजारी का वो गीत, रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे न बुझे है किसी जल से ये जलन, रंगीला रे, ये गीत था। इस गीत के बाद फिर बर्मन दादा हमको इतना प्यार करने लगे कि दूसरे दिन वो मुझे खाने पर बुलाया और कहा कि देखो नीरज मैंने तो तुमको ये ट्यून इसलिए दिया था कि तू नहीं लिख पाएगा, तो चला जाएगा, मैं तो जानता नहीं था, लेकिन तूने तो लिखा। तो उन्होंने फिर एक सेंटेंस का हेड्स ऑफ टू यू नीरज। नीरज जी आपने फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया या कि फिल्मी दुनिया ने आपको ठुकरा दिया? मुंबई भी रास आया और मैं भी बम्बई को रास आया, लेकिन भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। हुआ ये कि मैंने जिन जिन पिक्चर्स में गीत लिखे वो गीत सब हिट हुए। नई उम्र की नई फसल के गीत जो पहली बार आए थे मेरे पिक्चर्स पे वो सबके सब हिट थे। प्रेम पुजारी के गीत हिट हुए, शर्मीली के गीत हिट हुए, तेरे मेरे सपने के गीत हिट हुए, गैमलर के गीत हिट हुए, मेरा नाम जोकर के गीत हिट हुए, कन्यादान गीत हिट हुए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि सब पिक्चर्स फ्लॉप हो गई। तो मैंने समझा कि शायद ये फिल्म का क्षेत्र उस ईश्वर की मर्जी नहीं कि मैं यहाँ पर ठहरूं, ये विचार करके मैं चला। और वहां ये भी कहा जाने लगा, कुछ लोग कहने लगे कि भाई गीत हिट कराने हैं और पिक्चर फ्लॉप करानी है तो नीरज से गीत जरूर लिखो। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे नाम जाके स्टैंप लग गया आगे गीत हिट होते हैं, जिसमें लिख देता हूँ पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। इससे मैं ईश्वर की उसे मर्जी मान के वापस चला। ऐसा क्यों होता है नीरज जी कि हजारों लोग बंबई जाते हैं कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन मुट्ठी भर लोग जो हैं वो कामयाब होते हैं? तो वहाँ कामयाबी के लिए कौन सी कुंजी? दोस्तों बम्बई बड़ा ही विचित्र और शानदार नगर है। विचित्र इसलिए है और शानदार इसलिए है कि कला का जितना सम्मान बम्बई कर सकता उतना कोई दूसरा इस देश में नगर नहीं करता जी। दूसरी वहां की हवा पानी की खासियत है कि जो आदमी वहां संघर्ष करता है उससे घबराता नहीं और खाली जेब जाता है वो निश्चित एक न एक दिन अपनी मंजिल पा लेता है। लेकिन जो आदमी जेब में पैसा लेकर के जाता है, यहाँ से एस्टेब्लिश होकर जाता है और संघर्ष से घबराता है, उसे निश्चित ही वापस लौटना पड़ता है। बम्बई के पानी की खासियत है। लेकिन विपिन जी मेरी राय आपको भी, अगर आपको भी जाना चाहे वहां पर, तो मेरी राय है कि आप जेब में पैसा लेके मत जाइएगा और वहां टैक्सी और कार में मत घूमिएगा, बल्कि पैदल ही हाथ तक क्योंकि जो लोग बने हैं पैदल चल चल के वहां पर जी, वही लोग बने हैं जो पैदल चले हैं, तो टैक्सी या कार बैठ कर चले तो वापस आ गए। जी नीरज जी, ऐसा सुनने में आया है कि एक कलाकार जो है, एक आर्टिस्ट बड़ा मूडी और सनकी होता है, तो आप भी मूडी हैं? मैं मूडी तो हूँ भाई, लेकिन सनकी नहीं। सनकी होता तो शायद पागल होता, मैं कविता होता वो कहाँ सुनाता जी। जितनी सुंदर कविता आपको सुनाई, सनकी नहीं सुना सकता, मूडी सुना सकता है जी। अच्छा नीरज जी, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जो मुझसे बहुत बचपन में एक मेरे शिक्षक ने कही थी बात, जो मैं पढ़ता था, तो शिक्षक ने कहा था कि गोपाल तुम गरीब के बच्चे हो, ये जिंदगी में तुम्हारे लिए प्रथम श्रेणी से नीचे कहीं स्थान नहीं।
और मैं चाहता हूं कि तुम अगर चोर बनो तो फर्स्ट क्लास बनना, कवि बनो तो फर्स्ट क्लास बनना, पिक पॉकेट बनो तो फर्स्ट क्लास बनना, जो कुछ भी बनना फर्स्ट क्लास बनना, सेकंड क्लास मत बनना। और वो उनकी शिक्षा मुझे आज तक याद है। उसी शिक्षा के फलस्वरूप मैंने गीत लिखा था जो मेरे जीवन का सूत्रवाक्य रहा, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर युग गान बनकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी। बहुत अच्छे। नीरज जी, जी तो चाहता है कि आपके साथ और वक्त बिताएं, लेकिन वक्त की पाबंदियां हैं। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। बातों बातों में मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हम उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में।